उत्तर प्रदेश में संभल अब शांत है, लेकिन जिन लोगों ने इस शहर को अशांत किया, पुलिस अब उनकी शांति भंग करने का पुख्ता प्रबंध कर रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अब संभल के पत्थरबाजों से वसूली का प्लान बना लिया है। सीसीटीवी फुटेज से जिन जिन लोगों की पहचान सामने आ रही है, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। पहले गिरफ्तारी और फिर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। पुलिस के मुताबिक अब तक 24 नवंबर की हिंसा में शामिल 27 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। उनकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बाकायदा ये तस्वीर टीवी स्क्रीन से निकलकर पोस्टर पे जाएंगी और पूरे जिले में छापी जाएंगी। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह के मुताबिक ये संख्या बढ़ भी सकती है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी हैं, जिन पर संभल में पुलिस पर छतों के ऊपर से पथराव करने के आरोप हैं। संभल पुलिस ने अब तक हिंसा और पथराव के 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली है। अब इन लोगों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगाए जाने की तैयारी भी है। जो लोग इनकी सूचना पुलिस प्रशासन को देंगे, उन्हें इनाम भी दिया जा सकता है। आरोपियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली की जाएगी। यूपी सरकार पहले ही उपद्रवियों और अपराधियों से नुकसान की वसूली और उनके खिलाफ पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। संभल के एसपी का कहना है कि किसी भी निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी दोषी बचेगा नहीं। ऐसे में हिंसा वाले इलाके के एक-एक सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और इन सीसीटीवी से ही सच सामने आ रहा है 24 नवंबर का। पत्थरबाज इन कैमरों में, इन सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। वहीं से उनकी शिनाख्त की जाएगी। सीसीटीवी की पड़ताल में ऐसे कई आरोपी आपको दिख रहे हैं। हाथों में पत्थर, चेहरों पर पर्दा। आज ही संभल पुलिस प्रशासन ने फरार पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी की। इनमें कुछ लोगों के नाम पता भी मालूम हो चुके हैं, जबकि कईयों की पहचान अभी बाकी है। आप मेरे बगल में अब 3 लोगों की तस्वीर देखेंगे। इनमें पहले का नाम बताया जा रहा है साबिर, जबकि बाकी 2 लड़कों की पहचान अभी बाकी है। तीनों ही पत्थरबाजी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किए गए हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। इसमें 4 लोगों की तस्वीरें शामिल हैं। दूसरे नंबर पर जो आदमी है, उसका नाम सुभान बताया जा रहा है। सीसीटीवी में पकड़े गए 4 और पत्थरबाज की तस्वीर आप देखिए। इनमें से बीच वाले का नाम है निहाल। अब एक और तस्वीर, इसमें भी बीच वाले की शिनाख्त हो चुकी है और इस आदमी का नाम है एहसान। देखिए किस तरीके से अपने मुंह में रुमाल या फिर टी-शर्ट या फिर नकाब या फिर कोई मास्क बांध करके अपनी पहचान को छुपाने का बाकायदा इंतजाम उस दिन किया था। सबसे आगे वाली पंक्ति में नाबालिग लड़कों को रखा गया था। बच्चे, महिलाएं, वो आगे रखे गए थे। पुलिस डायरी के मुताबिक पत्थरबाजों के फोटो एल्बम में अब आप जिन 4 लोगों को देख रहे हैं, इनमें से अब तक 2 की पहचान हो चुकी है। 4 आरोपियों की तस्वीर में पहले का नाम है हब्बू, तो तीसरे का नाम ओवैस बताया जा रहा है। आरोपियों में किसी ने चेहरे पर रुमाल बांधा है, तो किसी ने कपड़ा ही बांध लिया है, किसी ने मास्क से पहचान छुपाने की कोशिश की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चेहरा खुला रखकर पुलिस को चैलेंज किया। ये जो 4 आरोपी हैं, इनमें से अभी तक सिर्फ हसनैन की ही पहचान हो पाई है। पर सबसे ज्यादा दंग करने वाला वीडियो वो है जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं। ये वीडियो संभल की शाही जामा मस्जिद के करीब हिंदू खेड़ा इलाके की है। जरा देखिए कि कैसे छत से महिलाएं खड़े होकर नीचे पुलिस पर पथराव कर रही हैं। ऐसे ही वीडियो के आधार पर अब जो पत्थरबाजी में महिलाएं शामिल थीं, उनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन ये जो घर वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इस घर पर अब ताला लटक गया है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के बाद ये महिलाएं अपने परिवार समेत फरार हो गईं। बड़ी बात यह है कि संभल के इसी इलाके से पत्थरबाजी के आरोप में 3 और महिलाओं की शिनाख्त और गिरफ्तारी हो चुकी है। वो 3 महिलाएं रुकैया, फरहाना और नजराना। उनकी भी बाकायदा तस्वीर जारी की है पुलिस ने। ये जो इलाका जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने।
संभल में जो हिंसा हुई है, पुलिस ने उसमें 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस वक्त हम रुकैया आरोपी जो महिला है और नजराना उनके घर पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तमाम जो आरोपी हैं उनके घरों पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। ये रुकैया का घर है जिसमें फ़िलहाल कोई नहीं है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये नजराना का घर है और इसमें भी ताला लगा हुआ है। ये जो पूरा इलाका है, ये हिंसा होने के बाद आप देखेंगे कि पूरे इलाके में जो घर हैं उन घरों पे ताले लगे हुए हैं और लोग घरों को छोड़ करके बाकायदा चले गए। ये मुख्य गली है, आप देखेंगे इस घर में भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने 100 से ज़्यादा आरोपियों को चिन्हित किया है और उनकी भी जल्दी ही धरपकड़ की जा रही है। लेकिन इस हिंसा के बाद जो आरोपी लोग हैं वो लोग अपने अपने घरों पे ताला लगाकर इलाके से गायब हो रहे हैं। पर संभल की सबसे बड़ी त्रासदी है 5 लोगों की मौत। मृतक के परिवार और विपक्ष का कहना है कि पुलिस की गोली ने ये जिंदगियां ले ली। लेकिन अब संभल पुलिस की ओर से एक और तस्वीर जारी की गई है जो उस दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। भीड़ में सबसे आगे इस नकाबपोश को देखिए। इसके हाथ में हथियार होने का दावा किया जा रहा है। दावे के मुताबिक इसी आरोपी ने भीड़ पर गोली चलाई। अब ये कौन है और इसके पास हथियार आया कहां से? कहीं इसी की गोली से भी किसी की मौत तो नहीं हुई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझाना बेहद जरूरी है। इससे पहले आपने एक और वीडियो भी देखा होगा जिसमें ईंट पत्थर से भरी सड़क पर पुलिस वाले एक गन चलाते हुए नजर आए हैं। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए पुलिस वालों को भीड़ पर गोली चलाने और लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। अब जरा पुलिस की तरफ से जारी तस्वीर और ये जो पहले तस्वीर वायरल हो रही थी, इन दोनों को साथ में देखिए। पुलिस के हाथ में हथियार होना काफी मामूली सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भीड़ में शामिल नकाबपोश के हाथ में ये हथियार कैसे आया। संभल हिंसा के दौरान लोगों की मौत और गोलीबारी पर हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है। पुलिस का दावा है कि उसने गोली नहीं चलाई, वो सिर्फ पंप एक्शन गन और रबर बुलेट्स लेकर के भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। ये फ्रेंडली फायर से 5 मौतें हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी यह दावा किया गया है कि मौत की वजह पुलिस की गोली नहीं बल्कि देसी कट्टे से चली हुई गोली है। रिपोर्ट में 315 बोर की गोलियों से जख्म का पता चला है जो आमतौर पर देसी पिस्तौल से चलाई जाती है। लेकिन इस पर यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे का कहना है कि कई बार पुलिस ही अपने पास 2 तरह के असलहे रखती है, एक अपना सर्विस वेपन और दूसरा देसी कट्टे जिससे वो फंसने से बचने के लिए प्राइवेट असलहे का इस्तेमाल करती है। सीसीटीवी है वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा, उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आँख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। इसने जो आत्मरक्षा में कार्रवाई की है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, पुलिस के संयम की सराहना करता हूं। लेकिन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके 100 से जो गोलियां बरामद हुई हैं, वो गोलियां 315 बोर राइफल ये पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। बृजलाल खुद डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, अब ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है
उनका कहना है कि जो गन पुलिस के हाथ में दिख रही थी वो एक पंप एक्शन गन है और उन्हीं के टेन्योर में इस गन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया। अगर भीड़ ने गोली नहीं चलाई, अगर उसमें शामिल सारे लोग निर्दोष थे, तो ये भी सोचने वाली बात है कि वो सबूत को मिटाने की कोशिश क्यों करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ के ही कुछ लोग जो हिस्से थे वो सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो सीसीटीवी के टूटने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था। देखिए कैसे पहले एक निकाबपोश ने दूसरे के हाथ में एक लठ थमाया। इसने लठ से सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर तीसरा आदमी आता है और वही लठ लेकर सीसीटीवी पर लगातार वार करता है। इसके बाद चौथे आदमी ने शेड में लगे सीसीटीवी को आखिरकार तोड़कर हटा दिया। लेकिन इन लोगों की सारी हरकत इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसी के बिना पर इनकी शिनाख्त की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज ही हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सबसे अहम सबूत है और इसी के आधार पर पुलिस की जांच और कार्रवाई हो रही है। संभल हिंसा की जांच पुलिस कई एंगल से कर रही है। सबसे पहले इस बात की जांच कि हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई। पुलिस की जांच का दूसरा पहलू, मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा हुआ एंगल। संभल पुलिस हिंसा के दौरान तोड़े गए सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर जब्त कर उनकी फुटेज रिकवर कर रही है ताकि दंगाइयों की पहचान हो सके। चौथा, संभल पुलिस ने अभी तक 27 मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है ताकि फोन से जो डेटा डिलीट हो गया है उसे रिकवर किया जाए और यह पता लगाया जाए कि हिंसा की प्लानिंग क्या पहले से की गई थी। पांचवा एंगल, पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल को भी आइडेंटिफाई किया है। इन हैंडल से पोस्ट और शेयर्ड वीडियो मैसेज का विश्लेषण किया जाएगा। और छठा, हिंसा के समय के सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल वीडियो और ड्रोन कैमरे की फुटेज को खंगालने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। और आखिरकार रविवार को हुई हिंसा के मामले में जल्द ही स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपको मैंने पहले ही बताया कि संभल हिंसा में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पथराव और हिंसा के 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हुई है। इनमें से 74 अभी फरार हैं। पुलिस और मृतकों के घर वालों की तरफ से भी एफआईआर की गई। अब तक 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें 2500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को हिंसा पर अब एक विशेष रिपोर्ट भेजी है। इसमें पूरी डिटेल के साथ ये बताया गया है कि सर्वे टीम कब आई, उसके बाद हिंसा कब और कहां शुरू हुई। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि हिंसा के समय कितने लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद थी और पथराव के साथ हिंसा शुरू हुई कैसे। पुलिस प्रशासन ने यूपी सरकार को यह भी बताया कि हिंसक भीड़ पर कार्रवाई कैसे की गई। इस रिपोर्ट पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई के दस्तखत हैं। संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं लेकिन सन्नाटा अब भी पसरा है। दुकानें तो खुल गई लेकिन खरीदार फिलहाल कम है। इन सब के बीच एहतियातन इंटरनेट बंद है ताकि सोशल मीडिया के जरिए फिर से उन्माद ना भड़काया जाए। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है उपद्रववादी उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग अच्छे लोग हैं उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ के आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब होगा अगला चुनावी यात्रा संभल तक। बाकायदा एआईएमआईएम ने ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की है जो कि संभल का दौरा करेंगे। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने भी कहा है कि जल्द ही कांग्रेस के बड़े नेता का शीर्षतम नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी संभल जा सकते हैं। याद रखिए संभल में जो हुआ वो बेहद अफसोसजनक है। ये सब मानते हैं। ये विवाद जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद से शुरू हुआ। हिंदू पक्ष की अपील पर निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। कई लोगों ने इस आदेश पर सर्वे उठाए। ये पूछा है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने ये आदेश तुरंत 2 घंटे के अंदर क्यों दे दिया गया। भले से ही आपको आदेश से कुछ
आप नहीं सहमत हो, कोई असहमति हो, आप उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। पर क्या किसी को भी यह हक है कि हाथ में पत्थर, गोली या फरसे लेकर के सड़क पर उतर जाए? कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ और लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए भड़काया। अब इन सब की शिनाख्त की जानी चाहिए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिनके पास ये इंटेलिजेंस नहीं था कि इस तरीके की उन्मादी भीड़ एक सर्वे के दौरान कैसे जामा मस्जिद के आसपास जमा हो गई। अगली खबर अब बांग्लादेश से है, जहां से रोजाना खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं से हिंसा रुक नहीं रही। हालात ऐसे हैं कि अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी जमात को खुली छूट दे दी है। एक तरफ हिंदू समाज के लोगों को बंद किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। खुले तौर पर हिंदुओं के खिलाफ, इस्कॉन के खिलाफ सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं, और पिछले 24 घंटे में चटगांव में ही 3 मंदिरों पर हमला कर दिया गया है। जबकि ऐसी भी खबरें हैं कि ढाका और दूसरे शहरों में मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। पर इस सब के बावजूद मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या कर रही है? वो अदालत में ये कह रही है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की जो मांग है उसका समर्थन सरकार करती है। न हिंदू सुरक्षा, न उनके मंदिर सुरक्षा, और जो उनके हक, अधिकार, सुरक्षा की आवाज उठाता है उसे जेल में ठूंस दिया जाता है। आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या अब बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन होगा? क्या अब बांग्लादेश में हिंदुओं को भागना पड़ेगा? क्या अब बांग्लादेश से अल्पसंख्यक गायब हो जाएंगे? क्योंकि जो हालात हैं वो बांग्लादेश की उस खौफनाक तस्वीर को बता रहे हैं। अराजकता, बर्बरता हावी है। कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश सरकार की कमान आ चुकी है, और शांति में नोबेल जीत चुके मोहम्मद यूनुस ऐसे खामोश हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर अब भी मोहम्मद यूनुस की आंख नहीं खुली तो बांग्लादेश के हिंदू एक ऐसे संकट में घिर सकते हैं जिसका हल निकालना नामुमकिन जैसा है। इस जहरीली सच्चाई पर विश्वास करने के लिए हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बनता जा रहा है। ये चटगांव से आई तस्वीरें जिसमें 3 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई, और जो मंदिर में तोड़फोड़ रोकने आए उन्हें मारा पीटा गया। इस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से हर रोज आ रही हैं। खासतौर से चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद से हालात काफी खौफनाक हो गए। पहला हमला चटगांव के लोकनाथ मंदिर पर किया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे लाठी डंडे लेकर उपद्रवी आए और मंदिर में तोड़फोड़ करने लगे। पहले पत्थर फेंके गए, फिर मंदिर की मूर्तियों को लाठी से तोड़ा गया। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी पाकिस्तान के सिंध से तस्वीरें आती रहती हैं। हैरानी की बात ये कि सैकड़ों की संख्या में आए इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरा हमला कालीबाड़ी मंदिर पर हुआ जो चटगांव के हजारी लेन में पड़ता है। रात के अंधेरे में यह हमला किया। हमला करने वाले लोग मंदिर में भी जा घुसे और एक एक मूर्ति को तोड़ डाला। इस दौरान मंदिर के भवन को भी नुकसान पहुंचाया। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पूरा देखें আমাদের पूरा कालीबाड़ी আমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আমাদের কালীবাড়ি पूरा ভাঙিয়ে দিয়েছে देखें। तीसरा हमला मनसा देवी माता मंदिर पर किया गया। यह हमला भी रात में किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आग भी लगा दी गई। उपद्रवियों की भीड़ आता देख मंदिर के पुजारी भाग गए। कई घंटे तक ऐसे ही हालात बने रहे। चटगांव में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। कई इलाकों में हिंदू समुदाय के लोग पहरा दे रहे हैं जिससे उपद्रवियों से सुरक्षा हो सके। दरअसल इस हिंसा के पीछे की वजह चिन्मय दास की गिरफ्तारी। हिंदू समुदाय ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया तो उससे बांग्लादेश के कट्टरपंथी बौखला गए और उपद्रवियों को उकसाकर हमले करा दिए, जिसमें हिंदुओं से आईडी कार्ड मांगे जा रहे थे। हिंदू पता चलते ही उसे मारने लगते थे।
इसके बाद 10 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसके बाद हिंदुओं को पीटा जाने लगा। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हिंदू समुदाय के लोगों को रात में जागकर पहरा देना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस थाने में फोन करने पर कोई मदद नहीं मिल रही। अब हिंदुओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी जिंदगी बांग्लादेश में कैसे सुरक्षित है। क्या इसी तरह हिंसा और दंगे का वो शिकार होते रहेंगे, या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुस्लिम बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार पर हावी कट्टरपंथियों का मंसूबा यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कल भारत की सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और चिन्मय दास की गिरफ्तारी बेहद चिंताजनक है। गजब की बात यह है कि इसके जवाब में बांग्लादेश की सरकार ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम बेहद दुखी हैं कि भारत की सरकार ऐसा बयान देगी, क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। हिंदू अल्पसंख्यक हमारे देश में बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा कहना था बांग्लादेश की सरकार का, पर तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं। और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हालात और भी ज्यादा भयावह हो चुके हैं, जिसमें चटगांव का हाल सबसे बुरा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस्कॉन को बैन करने के लिए कट्टरपंथी संगठन जमात के सदस्य रैली निकाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। हिंदुओं को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। सौ से ज्यादा दिन हो गए जब से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश पूरी तरह बदल गया है। बंग में शांति भंग है, अब अराजकता हावी है, खून खराबे के लिए उपद्रवी तैयार है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और यह धमकी एक साथ सैकड़ों की भीड़ खुलेआम दे रही है। इस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। राधा रमण दास बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़ी सुरक्षा का मामला उठाते रहे। वो बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास के भी संपर्क में थे, इसलिए बांग्लादेश की खौफनाक स्थिति की जानकारी मिलती रहती थी। राधा रमण दास के मुताबिक हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए यूनिस सरकार एक प्लानिंग के तहत काम कर रही है। इस तरह की ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में हमारे हर एक देशों में हमारे मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं, तो ऐसे संस्था के ऊपर में उंगली उठाना बिना किसी तथ्य के इलॉजिकल बात कहना, ये बहुत ही दुखद है। इतने सारे मतलब एक के बाद एक खराब न्यूज आ रही है बांग्लादेश से। कल रात में भी काफी तांडव चला, कई जगहों में अटैक्स हुए हैं, तो ये सारा चीज बहुत ही चिंता का विषय है। इसको लेके हम लोग बहुत ही दुखी हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए यूनिस सरकार अब इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है, जबकि इस बीच एक ऐसी तस्वीर आ रही है जिसमें ढाका के सोनाली मार्केट में मौजूद इस्कॉन मंदिर का बोर्ड उतारा जा रहा है। साथ ही धमकी भी दी है कि 24 घंटे में इस्कॉन मंदिर बंद किया जाए। यह धमकी जमात की तरफ से दी गई है। यानी एक तरफ सरकार कानूनी तौर पर इस्कॉन को आतंकी संगठन बताकर बैन लगाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात इस्कॉन समिति को धमका रही है। एक कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की। याचिका में संस्था पर बैन लगाने के साथ ही चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को तुरंत स्वीकार भी लिया। हाईकोर्ट ने यूनिस सरकार से कल तक इस मामले से जुड़ी जानकारियां और इस्कॉन के खिलाफ की गई कार्रवाई बताने के लिए भी कहा है। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हालात और खौफनाक हो गए।
बहुत सारे लोगों भी हत्या किया गया है। हम यही चाहते थे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, और ये घटना केवल ऐसे पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ है। हम पिछले बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोट पिछले 18 साल से लगातार यही कह के आ रहा है कि जो घटना घट रहा है इस देश में सनातन धर्म के हिंदू संप्रदाय के ऊपर, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ पर भारत के ऐतराज के बाद बांग्लादेश सरकार ने सफाई दी है, जिसमें कहा है ये बेहद दुख की बात है कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। बांग्लादेश सरकार फिर से ये दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देती। यानी यूनुस सरकार ने इस सारे मामले से खुद को अलग कर लिया है, जबकि अल्पसंख्यकों पर हमले रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके सबसे पल्ला झाड़कर यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों और उपद्रवियों को खुली छूट दे दी है, जो बांग्लादेश को नरकिस्तान बनाने पर तुले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस्कॉन बैंक करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कल तक का समय दिया था, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में यूनुस सरकार ने जल्दबाजी दिखाई कि आज ही इस्कॉन को बैन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हाईकोर्ट में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्कॉन एक आतंकी संगठन है जो देशद्रोही गतिविधि संचालित करता है। इस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाना सरकार का मुख्य एजेंडा है और इसके लिए जरूरी तैयारी शुरू भी कर दी गई है। कोर्ट में सरकार की दलील से साफ है कि इस्कॉन पर जल्द ही बैन लग सकता है। साथ ही इस्कॉन से जुड़े कई सदस्यों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कराया जा सकता है। ये ठीक वैसी ही मोडस ऑपरेंडाई है जैसे चिन्मय दास की गिरफ्तारी में इस्तेमाल हुई थी। चिन्मय दास पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। दरअसल चिन्मय दास लगातार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे। 5 अगस्त के बाद जब हिंदुओं पर हमले शुरू हुए तो उन्होंने ही लगातार रैलियां की, सब हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा और इसीलिए कट्टरपंथियों के टारगेट पर वो आ गए। अब कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिसमें जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम कट्टरपंथी संगठन सबसे आगे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के 50 से ज्यादा मंदिर हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन में आस्था रखने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इस्कॉन संगठन आपदा के वक्त राहत का काम करता रहा है। यहां तक कि हाल ही में जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तो सभी लोगों के लिए इस्कॉन ने ही राहत शिविर भी लगाए थे, जहां मुफ्त का खाना और रहने की सुविधा दी गई थी। ढाका, चटगांव, सिलहट और रंगपुर में इस्कॉन के सबसे बड़े केंद्र हैं, जहां चिन्मय दास ने पिछले कुछ वक्त में रैली की थी। इन रैलियों में भारी भरकम हिंदुओं की भीड़ को देखकर कट्टरपंथी जमात की बौखलाहट और भी बढ़ गई। इसीलिए सरकार के साथ मिलकर इस्कॉन को बैन करने की तैयारी शुरू कर दी गई। बकायदा एक प्लान बनाया गया। पहले चिन्मय दास के ऊपर मुकदमा करके उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर पहले उन्हें जेल भेजा गया और अब जब वो सलाखों के पीछे हैं तो उनकी गिरफ्तारी में इस्कॉन को बैन करने की याचिका डाल दी गई और ये सब उसी साजिश का हिस्सा कहा जा रहा है। परवा देश की मैं आप बात चीन में एक नए स्कैंडल की। चीन में करप्शन को लेकर प्रेसिडेंट जिनपिंग के सहयोगी और वहां के रक्षा मंत्री जांच के घेरे में आ गए हैं। जिनपिंग के राज में चीन में ये लगातार तीसरी बार हो रहा है जब वहां के 3 रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जिनपिंग ने सजा दी है। भ्रष्टाचार के केस में हटाए जा चुके चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्री अभी तक लापता हैं। चीन की सेना से लेकर हर सरकारी विभाग में करप्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या जिनपिंग के राज में चीन भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है या फिर भ्रष्टाचार की आड़ में जिनपिंग अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटा रहे हैं? चीन का छल और प्रपंच एक बार फिर छलनी हो गया है। विस्तारवादी चीन के ढोल की पोल
लगातार खुल रही है। अपनी चालबाजी और साजिशों के लिए कुख्यात चीन का चेहरा यूं तो दुनिया के सामने कई बार बेपर्दा हो चुका है, लेकिन जिनपिंग की सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आया है। हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देने वाला चीन खुद ऐसे बवंडर में फंसता जा रहा है जो चीन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। चीन मुश्किलों के ऐसे भंवर में उलझता जा रहा है जिससे बीजिंग से लेकर पूरे चीन में हड़कंप मच गया है। चीन के अंदर जिनपिंग सरकार के खिलाफ असंतोष और आक्रोश की आग सुलगती जा रही है। लेकिन बीजिंग के हुक्मरान दुनिया के सामने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं मानो चीन में राम राज्य चल रहा है। जबकि सच्चाई उसके ठीक उलट है। आज चीन की उसी सच्चाई का अंडाफोड़ आपके सामने होगा। आज जिनपिंग के प्रपंचों का वो बनावटी इंद्रजाल आपके सामने टूट जाएगा। खुद को चीन का एक छत्र नेता मानने वाले प्रेसिडेंट जिनपिंग की सल्तनत खतरे में दिख रही है, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देने वाला चीन भ्रष्टाचार के एक ऐसे दलदल में पूरी तरह डूब गया है जिसमें जिनपिंग की सरकार भी मुश्किल में फंस गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। चीन के रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में जांच भी शुरू हो गई है। डोंग जुन चीन के तीसरे रक्षा मंत्री हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है। पीएलए रॉकेट फोर्स के 2 प्रमुख अधिकारियों को भी पद से हटाया गया है। ये अधिकारी चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम की देखरेख करते थे। करप्शन के केस में अब तक पीएलए के 9 से अधिक बड़े अधिकारियों को हटाया जा चुका है। कई रक्षा अधिकारियों को नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी से भी हटाया जा चुका है। यह है चीन की सरकार, सेना और डिफेंस की असली सच्चाई। चीन अपने भ्रष्टाचार और दूसरे काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे को जितना छिपाता है, उतना ही उसकी करतूतों का पिटारा खुलता जाता है। चीन जितना अपनी खबरों को सेंसर करता है, दुनिया के सामने उसकी काली सच्चाई उतनी ही तेजी से सामने आ जाती है। दुनिया भर में चीन खुद को बहुत ताकतवर देश के रूप में प्रचारित करता है। वो अपनी छवि हर क्षेत्र में एक कामयाब मुल्क के रूप में गढ़ता रहता है। यहां तक कि भ्रष्टाचार को लेकर भी चीन अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का झूठा प्रचार करता रहता है। लेकिन असल में चीन की अंदरूनी सच्चाई कुछ और है। चीन की सरकार और रक्षा विभाग का नया मामला तो यही साबित करता है। जिनपिंग के एक सबसे कद्दावर मंत्री का भ्रष्टाचार में लिप्त होना यही जाहिर करता है कि चीन में जिनपिंग का शासनकाल भ्रष्टाचार के मामले में सबसे खराब रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में बड़े पदों पर बैठे लोग सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हालांकि प्रेसिडेंट जिनपिंग ने दुनिया भर में अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए इन मामलों को लेकर जांच शुरू करवा दी है। मौजूदा रक्षा मंत्री डोंग जुन भी इसी जांच के दायरे में आ गए। लगभग 10 लाख 1 मिलियन सिविल सर्वेंट्स और फौजियों को बर्खास्त किया गया या डिमोट किया गया। उनको दर्जे में नीचे लाए गए भ्रष्टाचार के चार्जेस पर। बहुत से ऐसे कांड हुए हैं वहां पर, क्योंकि चीन में ईमानदारी जो शब्द है वो वहां पर कुछ नहीं है, कोई उसको मानता नहीं है। मैंडरिन भाषा में रियलिटी का शब्द है, सच्चाई का शब्द नहीं है। चीन जिस तरह से भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है,
उससे जिनपिंग सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में जिनपिंग सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि या तो जिनपिंग को कुर्सी से हटना पड़ेगा या फिर वो देश में नए सिरे से दमन चक्र शुरू कर सकते हैं। चीन हर मामले में दूसरे देशों को चुनौती देता रहता है, यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका तक को आंख दिखाता है। चीन खुद को वैश्विक राजनीति और कूटनीति का एक बड़ा केंद्र मानता है, लेकिन दुनिया के सामने चीन जितना खुद को ताकतवर दिखाता है, वो अंदर से उतना ही खोखला है। जांच के दायरे में घिरे रक्षा मंत्री डोंग जुन का केस इस मामले में भ्रष्टाचार का पहला हाई प्रोफाइल मामला नहीं है। इससे पहले भी चीन के 2 रक्षा मंत्री करप्शन के केस में फंस चुके हैं। मौजूदा रक्षा मंत्री डोंग जुन को दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री बनाया गया था। डोंग जुन चीन के पूर्व नौसेना प्रमुख रह चुके हैं। उनसे पहले पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को 7 महीने के कार्यकाल के बाद ही पद से हटा दिया गया था। ली शांगफू से पहले चीन के रक्षा मंत्री रह चुके वेई फेंघे पर भी करप्शन के आरोप लगे थे। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों के खिलाफ करप्शन के मामले सामने आने और जांच शुरू होने के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। ऐसे में चीन की सरकार और बाहर जनता के बीच जिनपिंग की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल भी। अच्छा हुआ कि लोग बड़े अच्छे थे कि भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, फिर लोगों को समझ आया यार जो इसको चैलेंज कर सकता था, कई ऐसे हमने टीवी पे भी देखा है जो किस तरह से एक फॉर्मर लीडर को हटा दिया गया था जहां पर इनका प्लीनरी सेशन हो रहा था। तो ये 100% अपने जो अपोनेंट्स हैं, पोटेंशियल अपोनेंट्स, एक्चुअल अपोनेंट्स एंड पॉसिबल अपोनेंट्स, सबको हटा रहा है, सबका पत्ता काट रहा है, अपना रास्ता साफ कर रहा है। मौजूदा रक्षा मंत्री डोंग जुन का मामला सामने आने से पहले साल 2023 में जिनपिंग ने पूर्व विदेश मंत्री क्विन गैंग को भी हटा दिया था। उन पर जासूसी के आरोप भी लगे थे। क्विन का चीन की एक टीवी एंकर फू जियोतियान से अफेयर का मामला भी चर्चा में आया था। अब चीन में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जिनपिंग सरकार और चीन की सेना के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मौजूदा रक्षा मंत्री डोंग जुन को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी में प्रमोट नहीं किया गया। रक्षा मंत्री के रूप में डोंग जुन चीन की सैन्य कूटनीति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने हाल ही में अमेरिका चीन सैन्य संबंधों के एक मामले को सुलझाया था। सितंबर में दोनों देशों ने पहली बार थिएटर लेवल कमांडर वार्ता की थी। प्रेसिडेंट जिनपिंग की छद्म संप्रभुता को लेकर चीन में सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जिनपिंग के लिए आने वाला समय आसान नहीं रह जाएगा। लेकिन जिनपिंग भी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दांव चलने में माहिर हैं। वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। चीन के राजनीतिक गलियारों में भ्रष्टाचार को लेकर तूफान उठा हुआ है। रक्षा मंत्री जांच के दायरे में फंस गए हैं, लेकिन चीन की खराब राजनीतिक हालत और खराब होती आर्थिक हालत की वजह से वहां बैंकों का हाल भी बहुत खस्ता है। करप्शन के घेरे में बैंक के बड़े अधिकारी भी हैं। बैंक ऑफ चाइना के पूर्व अध्यक्ष लियू लियांगे को रिश्वत लेने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें अवैध रूप से कर्ज देने के मामले में दोषी पाया गया। लियू लियांगे पर लगभग 142 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। चीन में भ्रष्टाचार से जुड़े कानूनों को बेहद सख्त माना जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार ही जिनपिंग की सरकार की पहचान बनता जा रहा है। करप्शन दिनों दिन चीन को खोखला करता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात भारत के पावर पंच की। मेक इन इंडिया ने भारत की तस्वीर किस कदर बदली है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सुपर स्पीड ट्रेनों और मेट्रो के कोच को दूसरे देशों से मंगाया जाता है, लेकिन अब ये बात बीते दिनों की हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में बनी ट्रेनें विदेशों में दौड़ेंगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मेक इन इंडिया ने भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में बदल दी है। रेलवे में भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से बड़ा बदलाव आ रहा है।
मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने विदेशों में भी भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। अब भारत में बनी ट्रेनें रूस जैसे बड़े देशों में भी दौड़ेंगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार रूस भारत में ट्रेन और उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है। रूस इसके लिए भारत में कई फैक्ट्रियों को विकसित करना चाहता है। ट्रेन के कंपोनेंट्स को रूस में सप्लाई किया जाएगा। रूस की प्रमुख रेल कंपनी टीएमएच ने इस बारे में दिलचस्पी दिखाई है। रूस की रेल कंपनी टीएमएच का मानना है कि भारत में ब्याज दरें दूसरे देशों की तुलना में काफी अलग है। इसलिए रूस भारत में निवेश करना चाहता है और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ट्रेनें भारत में बनाने की योजना बना रहा है। रूस की रेल कंपनी टीएमएच का मानना है कि रूस भारत से आयात को बढ़ा सकता है। मौजूदा समय में रूस और भारत के बीच कई अनुबंध हैं। इसमें 1920 वंदे भारत स्लीपर कोचों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 35 साल तक इनके मेंटेनेंस के लिए भी अनुबंध किया गया है। रूस ने भारतीय रेलवे के साथ 55,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। अभी तक आप ये सुनते रहे हैं कि भारत मेट्रो और बुलेट ट्रेन के कोच दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बीते जमाने की बातें हो जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत भारत जल्द ही दूसरे देशों के लिए भी सुपर स्पीड वाली ट्रेनें बना सकता है। यही है भारत का पावर पंच। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।